मान लो 1 किलो, मैंने कुछ अच्छी सी बातें बताई भी थी लास्ट टर्न पे इसके बारे में, पिछले ब्लॉग में आपको काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी आ जाओ, है ना। मान लो कि 1 की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। मेरा मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल करा दीजिए, रेंज वाले, सेंटर मास में बैठ के चेक कर लेते हैं, कोई बुराई वाली बात। अरे यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। चलो भाई अपन और देखते हैं। मान लो 2 kg की रफ्तार दी जाए, कुछ भी मान लो अपन लें 10 मीटर पर सेकंड, बोलो क्लियर। फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। √2/3 है। पहले सिंपल सी बात, इसकी पहले एनालिसिस करते ग्राउंड फ्रेम, इसकी रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? घटेगी बढ़ेगी? सोच लो, मैंने क्या पूछा, मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम एलोंगेशन? मैक्सिमम कंप्रेशन। अच्छा इधर देखते हैं, इसकी रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? सोच लो, पहले सोचते हैं, इसकी रफ्तार बढ़ेगी, सॉरी घटेगी, इसकी रफ्तार, जब इसकी रफ्तार घटते घटते, जब तक इसकी रफ्तार ज्यादा है इससे, क्या एलोंगेशन होगा? यार आवाज नहीं है यार, सिचुएशन पूरी एनालिसिस कर लेते हैं, समझ आ जाएगा ना। देखते हैं, जब तक इसकी रफ्तार इससे ज्यादा एलोंगेशन होगा। मान लो एक इंस्टेंट ऐसा आया जब दोनों की रफ्तार बढ़ते बढ़ते इसकी भी v हो गई और इसकी भी। इस सिचुएशन के बाद यहां पे जो आपका मैक्सिमम आया वो आया L प्लस एक्स मैक्स। एक्स मैक्स क्यों? इसके बाद एलोंगेशन होना पॉसिबल क्यों नहीं है? इसके बाद इसकी रफ्तार घटेगी बढ़ेगी? घटेगी बढ़ेगी? घटेगी बढ़ेगी? सोच लो, एनालिसिस करते हैं मतलब पूरा, फिर अपन चर्चा करेंगे उस पर ध्यान से, एकदम ध्यान देख। पहले तो अपन ध्यान से, ये सिचुएशन थी, इसकी रफ्तार घटी इसकी बढ़ी, क्योंकि इस पे फोर्स लगा, आगे इस पे फोर्स लगा, पीछे इसकी रफ्तार घटी इसकी बढ़ी, पर जब तक इसकी रफ्तार ज्यादा थी एलोंगेशन होता रहा, क्योंकि जब तक आगे वाली रफ्तार ज्यादा होगी एलोंगेशन होता रहेगा, कोई शक वाली बात। बहुत बढ़िया साहब, तो इसमें एलोंगेशन होता रहा। पूरी एनालिसिस करेंगे, अच्छे देख इधर से, कोई गलती नहीं करूंगी, देख ध्यान से। तो इधर अपन ने v ले लिया, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, दोनों की रफ्तार भी हो गई। ये v कितनी है भी आप निकाल सकते हो। अच्छा मैक्स निकालते हो तो भी क्या निकाल सकते थे? मैंने आपसे कंप्रेशन पूछा कि एलोंगेशन, मैं मैक्सिमम एलोंगेशन पूछता तो क्या यहीं तक पहुंचते? यार आवाज नहीं है, हाँ ना बोले यार, सारे पार्ट एक ही में कराता हूँ, ध्यान सुनना, फिर तू बोलेगा जैसे सवाल में कराता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है उसमें। v पहले अच्छे समझ लेते हैं, L प्लस एक्स में, ओके। पहले तो v की वैल्यू कितनी है? असली में v सेंटर ऑफ मास ही है। असली में क्या है? क्योंकि असली में 2 into 10 बराबर 3 into v। कितना है v की वैल्यू? 20/3। कोई बुराई वाली बात? 20/3 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया साहब, इसके बाद क्या होगा बताना? इसकी रफ्तार कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी ज्यादा। और इसकी कब तक? जब तक कि नेचुरल लेंथ ना आ जाए। जब तक क्या ना आ जाए? नेचुरल लेंथ, मतलब L अगेन। अब मान लो इसकी रफ्तार हो गई कुछ तो v1 और इसकी रफ्तार हो गई v2। ये v1 v2 निकाल सकते हो? मैं सब कुछ निकलवाता हूं ना, सब कुछ आ जाएगा ना। आपसे क्या क्या पूछ सकता है? एक्स मैक्स, फाइंड आउट द एक्स मैक्स, फाइंड आउट द वेलोसिटी एट एक्स मैक्स। क्या दिस इज द वेलोसिटी एट एक्स मैक्स? सवाल तो कर लेंगे, बीच में कुछ भी पूछ सकता है। उसमें क्या है यार, मैंने आखिरी वाला पार्ट पूछा ताकि तुम बीच में सब कुछ निकालते चलो और फील करते चलो। बाकी एक से इधर तो पहुंच ही सकते हैं। पूरा निकाल दू सारे पार्ट, और तू जिस फ्रेम में बोलेगा उस फ्रेम में निकाल के बताएंगे। पहले तो ये चमका, पहले तो एक्स मैक्स निकालने के लिए क्या करूं? ध्यान सुनना, ग्राउंड फ्रेम में करते हैं। किसमें करते हैं? ग्राउंड फ्रेम में। दोनों फ्रेम में जैसे बोलेगा करते चलते हैं। बोलो क्लियर है एकदम? प्लीज एक बात समझो, दूसरा फिर आप अपने आप करना, बस बात खत्म। ग्राउंड फ्रेम में, अगर अपन ग्राउंड फ्रेम में सोचे तो ध्यान से देखें, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल काइनेटिक एनर्जी v के लिए 20/3 जो लिखा जाएगा, हाफ 2 into 10 स्क्वायर इक्वल टू हाफ 3 into v स्क्वायर प्लस हाफ 100 into एक्स मैक्स स्क्वायर। सही गलत? क्या डल रिस्पॉन्स? दोनों दो को मार दिया 100। ये कितना हुआ? 100 और क्या निकालना था अपने को? v के लिए कितनी है रे? 20/3। तो ये हुआ 400/9, तो कट गया, तो 200/3। और ये 100/200/3, 300/100/3, 100/3 तो 200/3, तो 2/3, तो एक्स मैक्स √2/3। यही तेरा एक्स मिनिमम भी आएगा। अरे यार फील तो कर ले। एक बात है, मैं तेरा वैसे ही फील करा दूंगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कहां पे? कौन से फ्रेम में? सारे फ्रेम में समझ लो, जो समझ नहीं आया बेझिझक पूछो एकदम मेरे से। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाओ तो दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं? मैंने उस दिन नहीं समझा। और ग्राउंड फ्रेम में क्या एक्स मैक्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम?
यस और नो? पुरानी रिलेटिव बातें याद करो। क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम? या ये एक्स मैक्स वही दूरी है? क्या एक्स मैक्स इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स? हाँ ना बोले यार। क्या एक्स मैक्स एंड एक्स मिनिमम डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम? क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द 2 kg डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम? क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द 1 kg डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम? बट दोनों के बीच की दूरी कभी भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड, तो एक्स मैक्स और एक्स मिनिमम भी डिपेंड। अब आप सेंटर मास में बैठ जाओ। कहां बैठ जाओ? सेंटर मास के लिए दोनों ऐसे में अगर दोनों कर रहे तो एक्स मैक्स और एक्स मिनिमम सेम अलग, सेम अलग, सेम अलग, तो दोनों फ्रेम में सेम आएगा आपका। अभी निकाल के भी देख लेंगे अपन। मैं कह रहा हूं बच्चा के सर मैं तो इस फ्रेम में नहीं करूं, मैं तो चीटा फ्रेम में करूंगा। चीटा फ्रेम कौन सा है? सेंटर मास फ्रेम। देखो अगर आप बहुत लॉजिकली सोच देखना, मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, गड़बड़ करूंगा तो आंसर नहीं आएगा। मान लो चीटा, चीटे की रफ्तार कितनी बताना? अरे कितनी? अगर चीटे के लिए सोचें, किसके लिए? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनिशियल सिचुएशन देखें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो ये 2 kg, ये 1 kg, ये रफ्तार 20/3, तो ये रफ्तार कितनी? 10 - 20/3, 10/3। बहुत सही है क्या? और ये रफ्तार पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। पक्की बात, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा टोटल सिस्टम का मोमेंटम 0 होता है। सेंटर मास फ्रेम में हमेशा टोटल सिस्टम का मोमेंटम 0। देख चुप चुप बोल, है कि नहीं है? पर सेंटर मास में भी एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है? है कि नहीं है? सेंटर मास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 1 × 20/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 2 × 10/3 का होल स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों की फाइनल रफ्तार, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों की फाइनल रफ्तार, दोनों की फाइनल रफ्तार क्यों? कब? सेंटर मास फ्रेम में सोच, बहुत आसान है। सेंटर मास फ्रेम में दोनों की रफ्तार एक साथ 0 होगी, अलग अलग। सेंटर मास फ्रेम में तो मोमेंटम 0 है ना, तो एक का 0 होना पॉसिबल, तो दोनों से मतलब ये सिचुएशन जब आएगी तो सेंटर मास फ्रेम में दोनों रेस्ट पे होंगे। तो सेंटर मास फ्रेम में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल एनर्जी, बट हाफ k² में कोई चेंज। k की वैल्यू कितनी? 100। सॉल्व कर, यही आ रहा है क्या? देख कर लेते हैं ना, देख लेते हैं। अरे आएगा हो जाएगा कहां? देखो सही, 200/9, 400/9 ना, हाथ से चला गया। 200/9, 100/9, 300/9, 100। आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? खत्म। किसी फ्रेम में करो जिसमें आपको कंफर्टेबल फील करो। अरे भैया हाँ ना बोल, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अच्छा V1 V2 कैसे निकालूंगा बोल? अरे पूरी पीएचडी कर ले, इसमें खत्म करते हैं, फालतू टाइम पास नहीं करते। कुछ भी पूछ, V1 V2 बोल, कैसे निकालेगा? V1 V2 निकालना बोल, जिस फ्रेम में चाहे उस फ्रेम में निकाल। क्या मोमेंटम इज कंजर्व? क्या एनर्जी इज आल्सो कंजर्व? हाँ ना बोल यार। नेचुरल लेंथ है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, कोई बुराई वाली बात। अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो क्या लिखोगे? 2V1 प्लस 1V2 = 20। अरे भैया हाँ ना बोल। 2V1 प्लस 1V2 = गलत तो नहीं बोला? दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन, कौन सी यार? हाँ ना बोल। एनर्जी कंजर्वेशन की क्या इक्वेशन लिखी जाएगी? हाफ 2 × 10² बराबर हाफ 2 × V1² प्लस हाफ 1 × V1²। क्या आप सॉल्व कर सकते हो? मैंने घूसा मार देना, हाँ ना बोल। सेंटर मास फ्रेम में भी क्या सॉल्व कर सकते हो? ये जो मैंने V1 V2 माने कौन से फ्रेम में माने? ग्राउंड। अब जिस फ्रेम में मानोगे उसी में सॉल्व करोगे। अच्छा इस सिचुएशन के बाद क्या होगा? चलो बताओ, तुम बताओ, मैं तो घूमने आया हूं। पता कौन ज्यादा होगा? V2 V1? कौन ज्यादा होगा यार? लॉजिकली तो प्रोसेस से दिखाई दे रहा होता, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद इसकी रफ्तार घट रही है और इसकी तो V2 ज्यादा है, तो कंप्रेशन स्टार्ट, तो इसकी रफ्तार घटेगी बढ़ेगी, और इसकी सोच लो कब तक कंप्रेशन होता रहेगा? जब तक इसकी बढ़ते बढ़ते और इसकी क्या ना हो जाए, सेम। फिर से दोनों की रफ्तार VV सेम। अब लिखा जाएगा L - x। तू ध्यान से देख, तो जो इक्वेशंस आप यहां से यहां लिखोगे, क्या यहां से लेकर यहां तक मोमेंटम कंजर्व्ड है?
क्या यहां से वहां भी कंजर्व्ड है? क्या यहां से एनर्जी कंजर्व्ड है? क्या वहां से वहां भी कंजर्व्ड है? इक्वेशन तो सेम आएंगी। अरे यार इक्वेशन तो नहीं आया। तो आंसर भी सेम ही आया, वो अलग कैसे जाएगा बे? मैं कह रहा हूं आपसे कुछ भी पूछ ले आपसे, इसमें दो ही इक्वेशन है। कौन कौन सी? एनर्जी कंजर्वेशन और कौन सी रेंज कहां तक लाई करता है, क्या मैं आपको बता चुका हूं? मैं कह रहा हूं कुछ भी टाइम पास सॉल्व कर सकता हूं मैं, कुछ भी। मान लो मैं आपसे बोलूं देख ऐसे ही कहां गया हीरा देख, ऐसे मतलब मेरा सवाल पूछना कुछ भी। ये कितने लोगों ने सही निकाला पहले तो आज मटी एक और सही निकालो, फिर मैं उसमें बताता हूं कि कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं। खूब मतलब किताबें भरी होती हैं इनसे। देखो आ जाओ, बट समझ लो फील के साथ अच्छे से, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। दोनों की रफ्तार दे देता हूं, के दे देता हूं। उतरो ना, मेरी तरफ के देख रहे हो, कुछ समझ नहीं आया बेझक पूछना, शर्माना मत। तेनू प्यार ना किया तो भाग जावा। आवा मांस ले लेते हैं बढ़िया बढ़िया। ये 4 किलो ले लो, ये साला 2 किलो ले लो। 4 किलो की रफ्तार इधर 20 दे दो, 2 किलो की रफ्तार इधर। बोलो क्लियर है? पहले तो सिंपल सा सवाल, पहला सवाल बिल्कुल सिंपल, जैसा अभी करा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन पूछ लेता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। फाइंड आउट द मैक्सिमम एलोंगेशन, सिंपल सवाल, शर्मा गई पूछते हुए, शर्माओ मत। कितने लोग नहाए आज? कितने लोग स्मार्ट लग रहे हैं आज? आइटम ब्यूटी, तूने हाथ खड़ा नहीं करा? हाँ भाई, आवा देखा सुना समझा। चलो बता। अरे बोलो भाई यार, ये सब सही होना चाहिए प्लीज। मेरे को 4-5 इलस्ट्रेशन इस बैच में लेने की नहीं है बिल्कुल। अच्छा पिछली बार जैसा सेम आ रहा है क्या? कौन से फ्रेम में करूं? ग्राउंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास की रफ्तार 80 प्लस 20 बटे 6, सॉरी 100 बटे 6, 50 बटे 3। ग्राउंड फ्रेम में कर लो इससे बढ़िया तो है। फाइनली दोनों की क्या सेम हो जाएगी? रफ्तार। क्या रफ्तार वो 50/3 के ही बराबर होगी? तो सिंपली लिख लो उसमें क्या, ये भी 50/3 हो गई, बल्कि उसमें क्या अक्कल लगा नहीं सर। लो सेंटर वहां से बराबर ही दो, एनर्जी कंजर्व कर लो, फुल टाइम पास आ जाओ। हाफ 2 into 10 स्क्वायर प्लस हाफ 4 into 20 स्क्वायर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अकेला ही सीख रहा हूँ। हाफ 6 into 50/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, यानी कि 100 into एक्स स्क्वायर, जो भी आए कोई बुराई। आप ध्यान देखो तो 0 0 0 0 सब तरफ से कट गए। खुपच बोलो कट गए क्या? ये 2 ने 2 को मार दिया, बच गया 1, ये बच गया 4 4 16, 16 2 8 9। अरे यार हाँ ना बोल, ये बचा 3, 3 ने 3 को मार दिया तो 25/3। तो 9 - 25/3 तो 3 9 27, 2/3, 2/√3 भाई साहब है ना। अभी पूछ ले ये यार, तुम बहुत टाइम पास करते हो। आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया ना, पक्की बात। अब मैं टाइम पास करूंगा। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स व्हेन elongation in the spring is 0.5 मीटर। फिर 2/√3 कितने 1 से ज्यादा हुआ ना ये? हाँ तो 0.5। अरे यार हाँ ना बोल,
फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स व्हेन द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज 0.5 मीटर। सवाल कर सकता है नहीं कर सकता? पहले तक कर सकता है नहीं कर सकता? कौन सी दो इक्वेशन? मोमेंटम कंजर्वेशन और अब तेरे को जिसमें कंफर्टेबल महसूस करे तू वैसे कर, चाहे तो ग्राउंड फ्रेम में कर, चाहे तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम एलोंगेशन कब क्या रफ्तार होगी, क्या होगा ये बताना मेरे लिए कोई खास बात? भाई साहब बात नहीं आ रही? हाँ ना बोल। कोई बुराई? शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन और शुड आई चेंज द फॉर्मेट? मैं आपको बताऊं, ऐसे अगर कोई सवाल हो गया, पार्टिकल वेलोसिटी दे दी, ये कर दिया, सेंटर मास चल रहा है, घूम रहा है, या क्या रेंज होगी ये बताना मान ली, कोई खास बात? एक और फॉर्मेट होती है जो हालांकि थोड़ी ज्यादा आगे एसएसएम में जाके मिलती है, बट फिर भी अपन इसे देख लें, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ध्यान देख कैसे। अरे मटी सलाम रहो, इसमें मैं थोड़ी ज्यादा चर्चा बाद में करूंगा, अभी सिर्फ अपन समझे। 2 kg KQL 100 न्यूटन पर मीटर। मान लो मैं आपको बोलूं कि इस पार्टिकल पर इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाया गया और इस पे इधर 2 न्यूटन लगाया गया। अब पूछा गया मैक्सिमम एलोंगेशन के, नेट फोर्स 0 है, क्या सेंटर मास इज एट रेस्ट? हाँ ना बोल। कैसे निकालेंगे? हालांकि ये स्टैंडर्ड तरीका है, करें। अगर आता है अच्छी बात, नहीं आता है तो सोचें। अगर नहीं आता है पहले से तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, और आता है तो ठीक है, डिसेंट प्रॉब्लम। सेंटर मास में तो बैठो पहले, अब सूडो लगा लो, अब टोटल फोर्स का वर्क डन लिखो, लिख लिया बस, दैट इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। यस, देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, मैं सब सही करा मेरे हिसाब से। चीटा बन जाओ पहले, ये बताओ चीटे का एक्सेलरेशन कितना है? 40 - 4, सही तो है, सॉरी 10 - 2 8, 8/6, 4/3। अब इस फ्रेम में, कौन से फ्रेम में? चीटा फ्रेम में। सोचें, पूरी दुनिया अब चीटे पे आ गई, आपका दिल किस पे आया हुआ है? चीटी पर। साले तुम पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग होता है। आप सुन, इसमें 2 न्यूटन तो लग ही रहा था। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या सूडो भी लगेगा? क्या सूडो इज बेसिकली एम है, मतलब 2 × 4/3 मतलब 8/3। बोल सही है क्या? सही है, सही है। 8/3, ये 10, तो इधर कितना? नहीं, पीछे। सूडो इसमें पीछे लगेगा, आगे पीछे, आगे कितना? 4 × 16/3, 10 - 16/3 14/3, 2 + 8/3। ऐसा हमेशा होगा। तो कुल मिलाकर दोनों पे कितना फोर्स लगा? 14/3, 14/। अब सोच, सेंटर ऑफ मास पे नेट एक्सेलरेशन 0। क्या सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट? सेंटर मास फ्रेम में तो सेंटर मास रेस्ट पे रहेगा। अब इसके लिए सोच क्या हो रहा है। इनिशियल मोमेंटम चीटे के लिए सोचे सिर्फ, अरे चीटे के लिए सोचे इनिशियल मोमेंटम, अरे चीटे के लिए इनिशियल मोमेंटम, चीटे के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो चीटे के लिए क्या हो रहा है? क्यों? लेट मी टेल यू। चीटे के लिए सोचो तो इस पे कितना लग रहा है? 14/3। इस पे नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। जब तक kx फोर्स 14/3 नहीं हो गया, दोनों की रफ्तार बढ़ेगी। जब तक kx, चीटे के लिए बात कर रहा हूं, किसके लिए बात कर रहा हूं? पहले तेरे को तेरा एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। देख, तो पहले तक किसके लिए एनालिसिस कर रहा है? चीटे के लिए सोचे, अब ग्राउंड में नहीं। किसके लिए सोचे? चीटे के लिए सोचे। तो चीटे के लिए रफ्तार इधर की तरफ बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है, घट रही है? कब तक बढ़ेगी? जब तक kx 14/3, उसके बाद बेसिकली वो जो पोजीशन आएगी वो मीन पोजीशन होगी। क्या होगी? अब उसके आगे वो जाएगा 14/3 के बाद। दोनों एक साथ रुकेंगे या अलग अलग? एक साथ, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है और इनिशियल मोमेंटम 0 है। कौन से फ्रेम में? तो वैसे दोनों एक साथ ही रुकेंगे। अब जब वहां रुकेंगे वही मेरा एक्स मैक्स है, वही मेरा बोल है कि नहीं है? हाँ, मतलब चीटे के लिए बातें हो रही है। ओ, ये सिचुएशन आ गई। ये मान लो 4 kg चला x1 और ये चला x2, दोनों बराबर चले, अलग अलग? बराबर चलने की कोई गारंटी? मास अलग अलग है, दोनों पे फोर्स भी अलग अलग है, मतलब एक्सेलरेशन अलग हुआ ना, फोर्स सेम।
गलत है। इसमें 14/3 लगा, इसमें 14/3 लगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है अलग, क्योंकि मास अलग अलग है, तो डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग। यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, कोई भी कंफ्यूजन हो बेशक पूछ लेना, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, शुड आई रिपीट इट अगेन? ईमानदारी से अच्छा देखना, गड़बड़ नहीं करो। इसमें कितना फोर्स लगा रहे? 14/3। अच्छा यहां पे इनिशियल रफ्तार कितनी थी रे? 0। अच्छा फाइनली भी कितनी है रे? जब एक्समेक्स हो तो यही। अच्छा वर्डन किसका हुआ? 14/3 का, और इस 14/3 का भी। इस 14/3 का वर्डन पॉजिटिव नेगेटिव? 14/3 इंटू x1 प्लस 14/3 इंटू x2, दोनों का वर्डन पॉजिटिव नेगेटिव? सोच ले, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ नहीं, दैट इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। x1 प्लस x2 ही तो x max है, x1 प्लस x2 ही तो, x1 प्लस x2 ही तो कितना आया? 14/3 इंटू 2 बाई के की वैल्यू 100। खत्म आंसर। इट्स अ स्टैंडर्ड मेथड। किसी भी दो पे, अगर मैंने इसी जनरली दोनों पे फोर्स ले लिया, एक पे ले लो दो और आसान हो जाएगा। क्या करा सर ये? एक मिनट 30 सेकंड सोच, फिर समझ आया नहीं है मैंने क्या करा। इट्स अ स्टैंडर्ड मेथड। नहीं करा हुआ है कभी तो देखो अच्छे से, सब जगह मिलेंगे आपको, HC वर्मा, इरोडो, हर किताब ढंग की जो भी किताब हुई, AEEE में नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। आराम से देखो, कोई डाउट हो बेझिझक पूछो, बेझिझक पूछो, शर्माओ मत। एक बार और, मुझे शक्लें देख के तो ऐसा ही लग रहा है। तुमने कौन से फ्रेम में सवाल सॉल्व करा? हमेशा सवाल, मैक्सिमम टाइम सवाल सेंटर ऑफ मास में फ्रेम सॉल्व करना ही आसान होता है। भाई साहब आपने क्या गलती करी थी, पकड़ में आ गई क्या? फालतू ही? ओके नहीं ऐसे ही करो, इसमें अपनी अकल मत लगाओ, जैसे बता रहा हूं वैसे ही आसान रहेगा। ग्राउंड फ्रेम में सोचना इतना आसान, इट्स अ टीडियस जॉब। वाई इट इज टीडियस? सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, हालांकि इसकी टाइम से रिलेशन आती है, पर उसमें SHM इन्वॉल्व हो जाता है, तो SHM में कुछ कराया जाएगा आपको इस तरह की और अपर वर्जन की बातें। अभी बहुत ज्यादा नहीं, अभी इतना ही। सो मच। शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन? नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया लगा तुम्हारा मेरे को। सन्नाटे में चले गए सब लोग, जीवन में पहली बार ऐसी फॉर्मेट देखी है। आवा और तेनू प्यार ना करें तो मर जावा, ढिंच ढिंच ढिंच। एक और कर लो, तुम्हारे मन में शांति मिल जाएगी। और क्या नहीं ले लो, शांति ले लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लो 1 kg 2 kg, इस पे फोर्स लगाओ 20 न्यूटन, इस पे लगाओ 5 न्यूटन। बोलो x max, k की वैल्यू ले लो 50 न्यूटन पर मीटर। गलत मत करना, वही सवाल है दोबारा, बस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिया है। सब लोगों का आ गया? ये कितना आया? 20 - 5/3, 5 आया ना? ओके 5 आया, तो इस पे फोर्स लगा पीछे 15 और आगे 15, तो 15 x max लिखा जाएगा
15 इंटू 2 भाई 50। मेरा तो ये आंसर है 15/25 3/5। अगर आता हो फॉर्मेट तो ओरल है सर, आप ही के लिए ओरल है। अबे क्या लिखा समझ में आया? तो 15 आएगा ना फोर्स, तो मुझे पता है क्या लिखना है। 15 इंटू x1 प्लस 15 इंटू x2 बराबर हाफ ऑफ के x1 प्लस x2 का होल। तो एक x1 प्लस x2 तो कट जाता है ना ये, तो 15 इंटू 2/k यही आंसर आता है। 15 इंटू 2/k यार, हाँ ना बोल। 15 इंटू 2/k खत्म। के लिए कितनी 50, तो आंसर आया 3/5। कितना आया? मुझे लगा इन तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया। अब कितने लोगों ने सही कर लिया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या हम स्प्रिंग ब्लॉक वाले सवाल कर सकते हैं? वेलोसिटी वाले दिए। बेसिकली आप ध्यान देखोगे ना, तो मैंने तीनों टाइप के इलस्ट्रेशन कराए हैं आपको, जिसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है और सेंटर ऑफ मास। इसकी फॉर्मेट अभी कुछ और टफ हो सकती है, मैं मानता हूं, बट वो किस चैप्टर में और मिलाऊंगा, थोड़ा सा और मिलाऊंगा, तब चाहोगे तो जो बोला चमका। अच्छा, अपन ने क्या ट्रॉली वाले सवाल कर लिए, बम फूटने वाले, पक्की बात। और अपन ये वाले कर लिए मजल वेलोसिटी वाले। इस टाइप के सारे सवाल कर चुके ना अपन, और बहुत सारे अच्छे सवाल भी कर चुके हैं, ट्रॉली और बहुत सारी पीएचडी कर चुके हैं उसमें। नेक्स्ट लिखो इंपल्स। डरो मत, इंपल्स फील लेते हैं आज इंपल्स की बेसिक सी। एक बात समझे, वैसे 3 टॉपिक अलग अलग हैं, बट ये हैं एक ही। कौन कौन से? इंपल्स, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोलिजन। ये भले 3 हेडिंग अलग अलग हो सकती हैं, बट ये है तो रिलेटिव में तीनों एक ही से पढ़नी चाहिए। खैर मैं अलग अलग थोड़ा थोड़ा आपको फील कराता हूं। पहली बात, इंपल्स की जरूरत क्या पड़ी? कोई इंपल्स शब्द की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं कि भाई आपके इसके बिना काम नहीं चलेगा। बेसिकली इंपल्स का मतलब है झटका। इंपल्स का मतलब है, हाँ ना बोल यार। जैसे मान लो कि ये लड़का है, अब मैं इसको कैसे करूं? अरे बेटा, कितने प्यार से मैंने फोर्स लगाया, इसके ये है ना, ये चबा। आप सुन, तो अगर मैं धीरे धीरे फोर्स लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? मान लो गेट है, दोनों फोर्सेस के टाइप ऑफ फोर्सेस में अंतर है। ऐसे फोर्स लगाया, एक कंसिस्टेंट फोर्स लगाया, एक हाँ ना बोल यार। हालांकि सब एग्जाम्पल में जब अपन एंगुलर इंपल्स पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे? बट आपको इंपल्स नहीं आएगी तो एंगुलर इंपल्स कहां से आएगी यार, है ना? लॉजिकल है। चलो इंपल्स आएगी तो एंगुलर इंपल्स आएगी, इसलिए अभी तो बहुत छोटी सी इंपल्स है, बाद में रियल यूज तो उसका एंगुलर इंपल्स का टाइम आएगा। जो मैंने फोर्स लगाया वो उसका टाइम पीरियड कितनी देर था? बॉल आई, बैट से मारी, खुपा। हाँ ना बोले यार आपने, कैच आउट। बॉल आई, बैट से मारी, खुपा। तो बॉल और बैट का कांटेक्ट टाइम बहुत कम, बहुत ज्यादा। फिर भी क्या बॉल बहुत डिविएट हो जाती? दमदार आदमी में रह जाता बॉल स्टेडियम के बाहर। जब भी ऐसे फोर्स, जब भी ऐसे, जैसे मान लो बॉल आई, बैट से बॉल ने मारी, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब बहुत कम टाइम में भी क्या बहुत ज्यादा चेंज आया? मतलब बॉल बैट से टकरा दी, पता नहीं कहा, बॉल ग्राउंड पे टकराई। ऐसे थोड़ी होता है, बॉल टकराई फिर ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऐसा नहीं होता ना, क्या होता? अब बचाओ बोलो कि यार बम फील कर रहा, बाकी फिर पढ़ना ही है आपको। इंपल्स शब्द का प्रयोग बेसिकली तब लिया गया जब ऐसा फोर्स लगे जो बहुत कम देर के लिए लगे। कितने? बॉल टकराई, बचाओ। ग्राउंड में सोचो, मतलब आप एक बात सोचो कि एक लॉजिकली सोचो कि एक सिंपल से, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पे, मैं 1 किलो का हूं, कोई ब्लॉक है मान लो। अरे मुझे पता है तुम हंसोगे। मान लो 1 किलो का ब्लॉक है, उसकी रफ्तार इधर 10 है, कितनी है? ठीक। अब मेरे पे फोर्स मान लो 10 न्यूटन लगे इधर पीछे, तो मेरा एक्सलेरेशन कितना हुआ? मान लो 10 मीटर पर सेकंड मेरी इधर रफ्तार है, इधर फोर्स 10 न्यूटन है, तो मेरा एक्सलेरेशन कितना हुआ? -1। तो मैं कितनी देरी पे जाके पलटी मारूंगा? 10 सेकेंड। सिंपल कैलकुलेशन समझ सकते हो। मैं 1 किलो का हूं,
कितने का? मेरी रफ्तार इधर कितनी है? 10। पीछे फोर्स कितना लगाया? 10। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना है? 10। तो मैं कितनी सेकंड बाद पलटी मारूंगा? 1। मान लो यही फोर्स 1000 न्यूटन कर लो, कितना? और मेरी रफ्तार 10, एक्सेलरेशन कितना? 100। 0.1 सेकंड, 0.1 हुआ ना? 0.1 सेकंड ही हुआ ना? सोचिए 10,000 होता तो इस केस में तेरे को ऐसा लगता बस बचा, ऐसा आपको क्या लगता? जैसे मान लो मैं इधर दौड़ रहा था, ऐसा लगता आपको कि मेरे को किसी ने पकड़ के खींच दिया, बचा। बेसिकली 10,000 न्यूटन फोर्स, छोटा मोटा फोर्स, अगर वो 0.001 सेकंड के लिए भी लग जाएगा ना तो आपकी पलटी पड़वा देगा। बोल हाँ कि ना? यही ग्राउंड करता है जब बॉल से टकराती है, बैट करता है। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, मान लो अपन एक सिंपल सा केस लेंगे, एक बॉल आ रही है 2 किलो की, 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, उस पर वेलोसिटी, कोई मैं आपको रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा, बहुत नॉर्मल सी बात सिखा रहा हूं, बस थोड़ी सी फील करनी है आपको कि कब इंपल्स की फील आनी चाहिए। जब भी ऐसा महसूस हो कि सवाल में झटका लग रहा है, सवाल देख के झटका लग रहा है ना, जब भी ऐसा महसूस हो कि झटका लग रहा है, हाँ ना बोले यार, तो आपको इंपल्स कंसीडर करनी है। क्या कंसीडर करनी है? इंपल्स। मान लो बॉल टकराने के बाद 10 मीटर पर सेकंड से हो गई। अब आप एक चीज सोचो कि रियलिटी में सोचो तो कांटेक्ट टाइम कितना होता होगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 0.1 सेकंड से भी कम शायद। यार हाँ ना बोल, या अपन इतना मान ले, ठीक है यार, उसमें कोई खास बात नहीं। 2 kg का पहले मोमेंटम कितना था नीचे? 20। अब कितना है? 20। क्या 10 पलटी मारने में सिर्फ टाइम कितना लगा है बताओ? मान लो डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली सोचें 0.1 सेकंड। ये फोर्स किसने लगाया? ग्राउंड ने। तो नॉर्मल, बहुत नॉर्मल कितनी देर के लिए लगा? बहुत ज्यादा, बहुत कम। सोच कितना एक्सलेशन रहा। अगर आप लॉजिकली सोचो तो इस एन की वजह से जो इस पर एक्सलेशन आया होगा। पहली बात, रिलेटिव में बच्चा बोलता है कि सर ऐसा थोड़ी, एन थोड़ी एमजी भी है, एन थोड़ी है, मैं तो रिलेटिव की बात करता हूं, चलो ठीक है, एन और एमजी दोनों है। बोलो क्लियर? अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो एन और एमजी अगर दोनों ले लें तो रिलेटिव में जो इसका ऊपर की तरफ एक्सलेशन हुआ, वो एक्सलेशन कितना हुआ बताओ? एन माइनस एमजी बाई एम। यस और नो? अरे यस और नो? पक्की बात। रिलेटिव में करते हैं। अगर अपन बात देखेंगे 0.1 सेकंड की बात, रिलेटिव की बात करते हैं, तो पहले वेलोसिटी कितनी थी? -10। कितनी थी? कितनी थी? सोच लो। और फाइनली कितनी है? 10। तो लिखा जाएगा 10 बराबर -10 प्लस n माइनस एम जी बाई एम, और मास कितना ले लो? 2 किलो ले रखा है ना अपन ने, इंटू टी। टी के लिए तुमने कितनी ली? 0.1। प्रैक्टिकल डेटा ले रहे, कोई शक वाली बात। इधर 20 लेगा तो 20 इंटू 2 200, 200 बाई 0.1 2000। इतना अरे ठीक है 200 ले लो। अरे यार हाँ ना बोल, बराबर n माइनस एम जी। बोलो क्लियर है? क्या हुआ? चार्ज तुमने बोला 200 ले लिया। अब रियलिटी में सही बताओ तो 0.1 सेकंड नहीं होता है रियलिटी में, इससे काफी। ऐसे मैंने समझने के लिए कि देख 0.1 सेकंड में भी इतना अंतर आएगा। मान लो थोड़ा सा और अच्छा करते हैं इसको, थोड़ा और रियलिस्टिक करते हैं। मान लो इसे 0.01 ले तो ये कितना हो गया? 0.01 तो कितना हो गया? 4000। तो n माइनस एम जी की वैल्यू कितनी आई? 4000। तो इसकी कितनी आई रे? n की 4000 प्लस 20, तो 4020। इसे अप्रोक्सीमेटली 4000 लिख सकता हूं क्या? 20 को 4000 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दो तो कोई बुराई। एक्चुअली इसीलिए आपको जब सवाल कराए जाते हैं तो एमजी कंसीडर। ये फोर्स जो लगा 4000 न्यूटन है अप्रोक्सीमेटली, एन जो 4000 न्यूटन लगा वो कितनी देर के लिए लगा? पॉइंट, बट इसका असर खतरनाक था। इसका असर आवाज नहीं, इसका असर खतरनाक था। ऐसे बड़े फोर्सेस जो बहुत कम देर के लिए लगे बट फिर भी उनका इफेक्ट नजर आए, ऐसे फोर्सेस को इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो मैंने जब उस दरवाजे को मारा तो एंगुलर इंपल्स है बेसिकली। जब मैंने उस दरवाजे को मारा तो मैंने मेरा हाथ और उसका मतलब जो दरवाजा है वो कितनी देर के लिए टच में रहा होगा? बहुत कम टाइम के लिए, बहुत। बट फिर भी क्या वो घूमने लगा? मतलब मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स बहुत कम था, बहुत ज्यादा था, इसलिए वो इंपैक्ट नजर आया, वरना वो इंपैक्ट नजर। तो पहली बात, जब भी आपको झटका महसूस हो ना कि सवाल में झटका लग रहा है तो अपने को इंपल्सिव फोर्स के बारे में सोचना है। किसके बारे में? अच्छा, जो मैंने एन निकाला है कांस्टेंट निकाला कि वेरिएबल? कांस्टेंट, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन कांस्टेंट माना। देख
मैंने तेरा पूरा प्रूफ करते हुए एक्सेलरेशन कैसा माना? रिलेटिव में कांस्टेंट तो ऐसा कोई जरूरी, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, बट हमसे एवरेज ही निकलवाया जाता है। अरे यार 0.01 सेकंड में क्या कांस्टेंट क्या वेरिएबल, मैंने कितनी देर के लिए एन को कांस्टेंट माना, इसलिए हम कांस्टेंट मान लेते हैं। बेसिकली वो एवरेज वैल्यू है, बेसिकली कौन सी वैल्यू है? रिलेटिव में 0.01 सेकंड के लिए भी एन कांस्टेंट है, ये जरूरी नहीं है, बट वो वेरिएबल है। बट 0.01 सेकंड में क्या वेरिएबल क्या कांस्टेंट, इसलिए हम एवरेज वैल्यूज ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अब उसे कैसे देखा गया मैं आपको बताता हूं। फोर्स बराबर डीपी बाई डी टी, न्यूटन का कौन सा नियम? न्यूटन सेकंड लॉ, कोई बुराई वाली बात। फोर्स बराबर डीपी बाई डी टी, फोर्स डी बराबर डीपी। रियलिटी में इस एफ डी टी को क्या बोलते हैं? इंपल्स, ये टर्मिनोलॉजी है, और ये कहलाता है चेंज इन मोमेंटम, दैट इज पी फाइनल वेक्टर माइनस। तो हम किसी भी फोर्स के लिए बोल सकते हैं, यस हम बोल सकते हैं, बट हर किसी के लिए नहीं बोलते। मान लो मैंने किसी ब्लॉक पे 2 kg पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया 5 सेकंड तक या 20 सेकंड तक या 1 घंटे तक, तो फिर उसमें इंपल्स को इन्वॉल्व करने का कोई खास सिग्निफिकेंस, दैट कैन बी सॉल्व्ड इन अ नॉर्मल वे। बट मान लो मैंने फोर्स लगाया 5000 न्यूटन या लगा, असलियत में होता क्या है, क्यों इसको इनडायरेक्ट वे में समझा गया है? रियलिटी में क्या आप, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर 0.01, इतना फोर्स जो आपने 4000 न्यूटन निकाला, ये 0.01 सेकंड में मेजर करना बहुत आसान बात, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना है, बट मैं बोलूं फोर्स बताओ कितना लगा 0.01 सेकंड में, तो आपके लिए प्रैक्टिकली उसको इतनी आसानी से निकाल पाना पॉसिबल? हालांकि आजकल काफी हद तक निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है, इम्पैक्ट पैरामीटर जब एक्सीडेंट होते हैं तो निकालते ही हैं, बट एक नॉर्मल कोर्स में मैं आपको बताऊं तो इतना आसान बात नहीं है वो। जब एक्सीडेंट होता है तो आपने देखा हो डिस्कवरी पे टीवी, कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो एयर बैग खुल जाता है, डिस्कवरी पे आता है बहुत, है ना? तो आजकल तो खैर वो अलग बात है। डिस्कवरी नहीं देखते तुम? सास बहू देखते हो साले। डिस्कवरी साइंस भी अच्छा आता है वैसे, हिस्ट्री पे तो बेकार आता है, एलियन बताते रहते हैं आधे टाइम में। अब रियलिटी में जब ऐसे फोर्स लगते हैं जो बहुत कम टाइम के लगते हैं पर बहुत बड़े होते हैं, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया 1 किलो पे, कितना? 1 किलो बॉडी पे 2 न्यूटन फोर्स लगाया 0.001 सेकंड के लिए, 0.00 क्या फर्क पड़ा? सोच के बोल। आई हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन अ 1 kg ब्लॉक फॉर 0.001 सेकेंड, क्या ये बहुत बड़ा चेंज लाएगा बॉडी में? इसलिए छोटे मोटे फोर्स लग जाए कम टाइम के लिए तो शायद हमें पता ना भी पड़े। तेज हवाई थोड़ा सा झोंका लगा, आपने कुछ भी नहीं हुआ, अरे यार हाँ ना बोले यार, वो वैसी नॉर्मल सी बात है। बट अगर ये फोर्स बहुत तेज है तो हमें फर्क, तो बेसिकली हमें फर्क कब पड़ता है? जब या तो एक डिसेंट फोर्स बहुत टाइम के लिए लगे, प्रैक्टिकली सोचे हमें फर्क कब पड़ता है? जब एक डिसेंट फोर्स बहुत, या फिर बहुत बड़ा फोर्स, और मान लो बहुत बड़ा फोर्स बहुत देर के लिए लगे, तो एस्केप वेलोसिटी घट जाओगे आप। अरे यार हाँ ना बोल, तब भी बात करी जाएगी, ऐसी बात नहीं। आप सोचो जो रॉकेट उड़ाया जाता है, कितना बड़ा थ्रस्ट फोर्स कंसिस्टेंटली कितने टाइम के लिए लगाया जाता है, तब जाके आप एस्केप कर पाते हो, वरना कर पाना पॉसिबल ऐसा नहीं। उसका एग्जांपल है, कितनी देर तक वो फोर्स लगाया जाता है, तब जाके आप एस्केप करते हो। रॉकेट ऐसे थोड़ी उड़ गया यूं ही टाइम पास कर रहा था। अरे यार रॉकेट, अपन थोड़ा टाइम पास बातें कर रहे हैं वैसे। रॉकेट जब उड़ता है तो उसके पास खड़े होकर थोड़ी देखते हैं, या 5 लोगों ने धक्का लगाया उड़, बहुत दूर होते हैं भाई साहब, होते नहीं होते। दिवाली रॉकेट की थोड़ी बात कर रहा हूं, आइटम है क्या? बिल्कुल ही। अरे यार हाँ ना बोल। तो जो आपके मतलब एस्केप करे जाते हैं, जो आपके रॉकेट जिनको मतलब जो सैटेलाइट्स के लिए करे जाते हैं, उनपे तो कितना ज्यादा मास ऑफ वो रखा जाता है। अपन पढ़ेंगे विषय से VR dm/dt क्या वेरिएबल मास। तो मैं कह रहा हूं जब फोर्स बहुत ज्यादा हो, उसे रियलाइज नहीं कर सकते हो आप, इतना कम टाइम हो, तो फिर उस चीज को बोलते हैं इंपल्स। मैं नहीं बोल रहा FDT बेसिकली इंपल्स है, तो एक नॉर्मल चीज के लिए भी पूछी जा सकती है, इसमें कोई शक वाली बात। बट असलियत में चेंज इन मोमेंटम से हम अंदाजा लगाते हैं कि वो फोर्स कितना बड़ा रहा होगा। अब जनरली ये जो टाइम होता है बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आपने शायद कभी पढ़ा, हालांकि मैंने एवरेज पे कोई बात करी नहीं, पर 13 के बच्चे हो आप समझ सकते हो इस बात को। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि
आपको बोलूं कि आई एवरेज निकालना है, ये आई कहां से आ गया, करंट, मैं सिंपल से याद हो रहा हूं, आई एवरेज निकालना, तो आप आई बराबर क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी, सिंपल से याद बता रहा हूं मैं आपको, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। आई एवरेज का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज क्या हुआ, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन डी टी, बोलिए सुनो। इन द सेम वे मान लो आपको लिखनी पावर एवरेज, पावर एवरेज क्या होती है, टोटल बर्डन अपॉन टोटल, पर टोटल बर्डन को भी तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल पी डी टी, अरे पी बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है। ये पी क्या है, इंस्टेंटेनियस एवरेज, इंस्टेंटेनियस एवरेज, इंस्टेंटेनियस एवरेज बाय इंटीग्रल डी टी यानी कि डेल्टा टी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। मैं बोलूं कि रियलिटी में इस जीटी टाइम के लिए ये चेंज हुआ नहीं हुआ, बट मैं इसको निकाले कैसे करूंगा, डीटी में कहां से वेरिएबल लाऊंगा, तो मैं असलियत में एवरेज वैल्यू लिखता हूं। क्या लिखता हूं, अब ध्यान सुनना, अगर मेरे को एफ एवरेज चाहिए तो क्या लिखना चाहिए, इंटीग्रल एफ डी टी बाई इंटीग्रल डी टी। उन दोनों चीजों को ध्यान से देख, कोई भी फंक्शन अगर टाइम का है तो उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी की एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, इंटीग्रल एफ टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। उधर देखना इसलिए वो समझाया मैंने। अगर आपको आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया और आपको आई एवरेज निकालना हो तो बेसिकली आई एवरेज है क्या, टोटल चार्ज अपॉन टोटल, पर चार्ज कैसे निकालते हो, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन डी टी। यार कंफ्यूज होता, बिल्कुल आराम समझ आया तो टेंशन नहीं एकदम, कहता जो बोला चमका। पी एवरेज इन द सेम वे, जैसे पी एवरेज निकालना हो तो पी एवरेज क्या, टोटल बर्डन अपॉन टोटल, बट अगर आपको पी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पता है तो आप पी को क्या लिखो, डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिखोगे, इंटीग्रल पी डी टी अपॉन, यार तुम्हें आया नहीं यार, कोई भी चीज अगर फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ तो उसकी एवरेज वैल्यू ऐसे लिखी जाती है जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। असलियत में हालांकि इसकी अपन ज्यादा चर्चा करेंगे जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट में याद कर दो आई आर एम एस, वी आर एम एस, बहुत सारी एवरेज वैल्यूज निकालेंगे तब उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, अभी नहीं। ग्राफ राफ से भी होते हैं, एरोडो में भी सवाल है। अभी एक बात सोचो, तो हमें एफ डी टी, असलियत में मैं क्या इसे लिख सकता हूं, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये ज्यादा काम का है आपके, बट इसे हमेशा मत अप्लाई करो, ये तब लगानी चाहिए चीजें जब टाइम क्या हो बहुत और फोर्स बहुत हो। तो आप एवरेज निकालते हो कि इंस्टेंटेनियस, एवरेज, पर वो एवरेज ही इंस्टेंटेनियस है क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत। अब आप जैसे यहां निकाल लेते हो, ये रखोगे तो 4000 ही आएगा दोबारा, देख कैसे, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। असलियत में नॉर्मली यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स है कि एमजी इंपल्सिव फोर्स है। अब आपको खुद को सवाल को रियलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बोले यार क्योंकि कोई खास बात नहीं है। नॉर्मल और एमजी में कौन इंपल्सिव, नॉर्मल, तो आपको पता पड़ गया। तो हमने सिंपल लिखा एन एवरेज इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना कितना 0.01 बराबर चेंज पी फाइनल कितना 20 माइनस ऑफ माइनस 20, यार हाँ ना बोल, आंसर कितना 4000 कितना। सो दिस इज एन इंस्टेंटेनियस और एवरेज, एवरेज ड्यूरिंग 0.01, बट वी कैन कंसीडर दिस एवरेज एज अ, बिकॉज टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। तो क्या तुम्हें फील आई, इंपल्स कब यूज लेते हैं बोलो, क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंपल्स कहीं पे भी यूज नहीं ले सकते, कहीं पे भी ले सकते हो, बट इंपल्स का रियल मतलब वही होता है जहां पे बहुत बड़ा फोर्स लगे, बहुत, बस सिंपल सा लॉजिक। जहां ऐसा महसूस होगा ना, मान लो एक स्ट्रिंग से ब्लॉक रखा हुआ है, डर सोच, उसको एकदम से झटके से लाने के लिए हम टेंशन इंपल्सिव देते हैं। टेंशन कैसे देते हैं, गोली लाके घुस गई, आराम से आती है, तेज झटका लगता है, लगता है ऐसे करे जैसे बहुत खा चुके हो। हाँ ना बोल भैया, चलो जो बोला चमका। इसको बोलते हैं इंपल्स, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। देखो इंपल्सिव फोर्स लिख लो, जो बोर्ड पे लिखा है, जो लिखा रहा हूं लिख, फटाफट से लिख। देखो छोटे छोटे सवाल कराता हूं ताकि तुम्हें थोड़ी समझ में आए। इंपल्स को थोड़ी सी फील कर लेना बस, यहां पे कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, अच्छे सवाल आएंगे एंगुलर इंपल्स में। बात नहीं सुने, सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं। मान लो मैं आपको बोलूं कि बॉल ऐसे आई, बोलो क्लियर, 2 किलो की बॉल 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री बनाती हुई, कितनी बनाती हुई, 37 डिग्री बनाती हुई, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। यहां आई, टकराई, और मैं तो कह रहा हूं वापस 37 पे चले गए। इसे बाद में हम इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे परफेक्टली, बोलो क्लियर। टाइम ऑफ कांटेक्ट, सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, 0.0001,
फाइंड आउट द एवरेज फोर्स exerted by the ball या by the ground on the ball. Find out the average force exerted by the ground on the ball. काहे सताए आजा, हाँ बोलो यार, बोलना पड़ेगा, अरे बोलना पड़ेगा. चेंज इन मोमेंटम, कौन सी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ? किसमें चेंज हुआ? वाई में तो फोर्स लगाई, क्योंकि किधर फोर्स लगाए? एक्स में कोई फोर्स. ध्यान से देखो तो एक्स की जो रफ्तार है, अगर आप जानेंगे तो 10 की इधर रफ्तार, ये एंगल 53 है ना, तो इधर रफ्तार कितनी हुई? 6, और इधर कितनी हुई? 8. तो इस 6 में कोई चेंज और नहीं लिखता हूं. 2 8 16 16 16 32. 32 का चेंज आया n इंटू 10 to the power -4 3 -4. n की वैल्यू 32 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन. तुमसे तो आया ही नहीं, आया कि नहीं आया? हाँ ना बोल. कोई कष्ट हुआ? थोड़ी हुआ, नहीं हुआ? टाइम पास मत करो, जल्दी जल्दी बोलो यार. हो गया? अब बैट से मार लो, इससे मार लो, उससे मार लो, क्या टाइम पास है ये? हाँ ना बोल भाई. किसी मार लो, क्या n बराबर 32 10 to the power 4. अच्छा मैं आपसे बोलता हूँ, मान लो फ्रिक्शन होता तो? फ्रिक्शन इंपल्सिव होता, नॉन इंपल्सिव? थोड़ी चर्चा करते हैं, कहाँ का इंपल्सिव, कहाँ का नॉन इंपल्सिव, बातें करते हैं. कहाँ झटका महसूस, बस झटके झटके महसूस करते हैं. मान लो फ्रिक्शन है और बॉल ऐसे है, इंपल्सिव फ्रिक्शन, नॉन इंपल्सिव? पहले तो mg इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव? फ्रिक्शन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव? इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव? आपको बताना है सब चीजें. इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव? इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव? इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव? इंपल्सिव. फ्रिक्शन होता क्या है? म्यू इंटू एन. अरे तो एन तो इंपल्सिव है ना, एन तो. ये आप इसलिए कर पाए क्योंकि फ्रिक्शन नहीं माना गया था. अगर इस वाली सिचुएशन देख लीजिए और बॉल ऐसे आए तो एन इंपल्सिव है नहीं है, तो एफ म्यू एन भी है. क्यों नहीं है भाई साहब? क्योंकि इंपल्सिव. सिंपल कोई सवाल नहीं करा रहा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं कि कहां का इंपल्सिव, कहां का नॉन इंपल्सिव. तो इंपल्सिव पिछले साल 2 साल पहले जय ने एक गलती करी थी, फिर उसने बोनस भी करा था, वो भी मैं बताऊंगा. हालांकि सवाल था रोटेशन का. मान लो मैं छोटी सी बात पूछू, एक 2 kg का ब्लॉक है, उसमें एक बुलेट आई 500 ग्राम की, 100 मीटर पर सेकंड से घुस गई. यहां पे म्यू के लिए 0.5 है, मोमेंटम कंजर्व्ड है. बुलेट घुस गई अंदर, मेरा सवाल चमका आपको? मैं पहले तो यहाँ पे फ्रिक्शन इंपल्सिव है, चमका मतलब इंपल्स झटके वाला फोर्स है तो अपना इफेक्ट दिखाएगा. यहाँ पे बताओ, जस्ट आप ये बताओ मेरे को, क्या मोमेंटम इज कंजर्व्ड? क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि 2.5v बराबर 100 इंटू 0.5? बस ये बता दो मेरे को. बुलेट के घुसने के बाद ये 2.5 kg हो जाएगा, ये रफ्तार v है. अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन मानता हूं तो ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? तो ये सही है, गलत है? मेरा सवाल इतना है आपसे, भाई आप समझ तो पाओगे तभी तो सवाल कर पाओगे यार, नहीं तो कैसे कर पाओगे भाई? मेरा सवाल चमका तुमको? छोटे छोटे सवाल पूछूंगा आपसे एकदम. ये सही है कि गलत है? सही है, गलत है? एक बार बताओ, तुम वाकई बहुत वीक हो यार. उम्मीद से बहुत बेकार परफॉर्म करते हो तुम सेंटर ऑफ मास में, मैकेनिक्स में. मतलब उम्मीद से बहुत बेकार परफॉर्म करा तुम लोग. सीखते जल्दी हो, ट्रू बात है. बिल्कुल ढंग से नहीं पढ़ा था, कुछ भी सन्नाटा, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. अबे सही है, गलत है?
गलत है सही है? अबे सही है, पागल हो गया बिल्कुल ही यार। ये इंपल्सिव फ्रिक्शन है नॉन इंपल्सिव है? तो सही है वो। इसमें नॉर्मल इंपल्सिव है कि ये नहीं है? जो फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है वो नॉर्मल थोड़ी इंपल्सिव, वो तो एमजी है। जो फोर्स बुलेट ने लगाया वो नॉर्मल इंपल्सिव है। उस नॉर्मल का फ्रिक्शन में कोई रोल? कौन से नॉर्मल का फ्रिक्शन में रोल है? अब तो जो बुलेट फोर्स लगाएगी ब्लॉक पर और फ्रिक्शन मान लो लगेगा म्यू एम जी, क्या म्यू एम जी इज नेग्लिजिबल? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर घुसना, जस्ट बिफोर एंड। अब पता है सवाल कैसे आते हैं? ये सवाल दे दिया म्यू 0.5 दे दिया, फाइंड आउट द डिस्टेंस आफ्टर विच 2 kg ब्लॉक्स या ब्लॉक विल स्टॉप। ब्लॉक विल, तो पहले आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, पर आपको फील आनी चाहिए कि मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। मैं मोमेंटम कंजर्व, मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं मोमेंटम कंजर्व, भाई साहब नहीं आता बेसिक बोलो, छोटी छोटी सारी बात बताऊंगा आपको। मोमेंटम कंजर्व क्यों कर सकता हूं? जस्ट टेल मी। क्योंकि फ्रिक्शन इंपल्सिव ये अलग सिचुएशन है और ये यहां पे फ्रिक्शन इंपल्सिव, फ्रिक्शन नॉन इंपल्सिव। इसलिए आप किसका मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो? बुलेट। और अगर आप बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकली सोचो तो देख, 2 kg पे फील कराता हूं तेरे को। 2 kg पे बुलेट घुसते वक्त इधर लगा एन, बुलेट पे इधर लगा एन घुसते वक्त, इस पे ऊपर लगा N1 जो भी मानो आप, और नीचे 20। कौन खतरनाक फोर्स है यहां पे? और फ्रिक्शन लगा पीछे, ये कितना 0.5 N। ये सॉरी N1 कितना 20 कितना, तो खतरनाक की, तो इसके कंपैरिजन में ये है ना। तो अब बुलेट और इस पे देखो तो हॉरिजॉन्टल में नेट मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं क्योंकि नेट फोर्स अप्रोक्सीमेटली 0, बट बहुत लॉन्ग रन था कि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। ये वैसी कहानी जैसी बम फूटने की थी कि जब बम टॉप पे फूटता है तो रियलिटी में mg लग रहा होता है, बट क्या हम x और y दोनों में मोमेंटम कंजर्व करते हैं? x और y दोनों में मोमेंटम, ये वैसी कहानी। कंफ्यूज होता है छोटी छोटी बातों में, तो कर सकता हूं। अब मेरे से पूछ लिया, बताओ कितनी देर, अभी कितना है देखना इससे। बहुत बढ़िया, मैं अकेला ही सीख रहा हूं। बहुत कितना कितना 20, हाँ 20 तो बोल रहा हूं, 20। कोई बुराई? हमें आपसे छोटी छोटी चीज और एनालिसिस कराता हूं, समझना सिर्फ, सवाल करने की नहीं, सिंपल सिंपल बातें करते हैं। 20 मीटर पर सेकंड। जब पीछे की तरफ एक्सेलरेशन हुआ 5, अरे 5 ही हुआ ना, तो 20, तो कितने सेकंड बाद रुक गया? 4, तो हाफ ऑफ 4 इंटू टी स्क्वायर, हाँ से हाफ ऑफ ए, तो 4 सही तो कर रहा हूं, हाफ ऑफ 5 इंटू, मैं खुद ही कर, रफ्तार कितनी 20, तो 20 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस प्लस इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इंटू एस। बोल सही लिख रहा हूं क्या? सही कर रहा हूं? बोल कितना हुआ? 400/40 मीटर पे रुक गया। मैं क्यों आपको समझा रहा हूं मेरी बात सुन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट का है हाफ इंटू 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, 10,000 का मतलब 10,000/4 कितना? ये एनर्जी गई कहां? कौन खा गया? फ्रिक्शन। कौन खा गया? फ्रिक्शन ने कितनी खाई? वही माइनस म्यू mg इंटू एस, तो माइनस म्यू कितना 0.5 इंटू 2.5 माइनस म्यू mg इंटू 10 इंटू 40। बोल सही है क्या यार? हाँ ना बोल, कितना हुआ देखना। ये वो एनर्जी जिसने खाई कितना हो, देखिए हाफ हो गया, ये 2.5 इंटू 4 10 हो गया, तो ये तो 100 हो गया, तो 1000 हो गया, 1000/2 500। अरे 500 ही है ना, वो कितना है? मैंने कुछ गलती करी है तो पकड़ो।
जो एनर्जी बुलेट की थी वो कहां गई? फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन ने कितनी एनर्जी खाई? बिल्कुल सही कर रहा हूं। इनिशियल एनर्जी कितनी थी? 2000 कहां गई? ये इनइलास्टिक कोलिजन है, इंटरनल एनर्जी में गई है। मैंने क्यों ये करा मैं आपको बताता हूं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि बच्चा एक गलती करता है जो आपको नहीं करनी है। वो कहता है सर इसमें क्या है, एनर्जी कंसिडर कर लो, हाफ mv² गोज इनटू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और वो एस निकाल लेता है। एक और जो पहला ऑप्शन जो होगा ना, इसका बताता हूं मैं आपको क्या है। बच्चा क्या करता हूं मैं आपको समझाता हूं। पता क्या करेगा? बोलिए इनिशियल एनर्जी 2500 बराबर 0.5 देखो गड़बड़ नहीं करूं इंटू 2.5 म्यू mg इंटू एस। यहां से एस निकालता है, 40 आएगा कुछ अलग, और वो भी ऑप्शन में होता है। और बच्चा कहता है मैंने क्या गलती करी? अरे तूने गलती करी है, तूने गलती। इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक एनर्जी कंजर्व नॉर्मल वाली। कैसे मैं तेरे को फील कराता हूं, देख तेरे को लॉस नजर आ जाएगा। यहां पे एनर्जी कितनी? 2500। यहां लिख, टकराते ही हाफ इंटू 5/2 का होल स्क्वायर इंटू 20 का होल स्क्वायर। देख लिखते हैं क्या कितना हुआ ये? 400 में 100 इंटू 25। अरे हाँ ना बोल यार, मेरी बात ध्यान सुन। आपने गड़बड़ मत करना कुछ भी जो मैं कह रहा हूं। हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू ये क्या करा है मैंने यार, तुम्हें समझ। हाफ इंटू 100 कितना? 2500। ये तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब मैंने जब टकरा दिया उसके बाद जब एनर्जी में लॉस करा, क्या मैंने ये सही लिखा है? ये लॉस कितना है? 500। अच्छा इसकी एनर्जी कितनी है? अरे इसकी एनर्जी निकाल सकते हो ना, मैं निकाली अभी कहीं। हाँ कितनी है बताना। मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? कहीं गड़बड़ करी है मैंने? है हाफ m, सॉरी हाफ m इंटू v²। तो कितना हुआ? 2 2 4 मर गया ये 500। कितना यार आवाज नहीं? कितना? क्या यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व्ड है क्या? तो 2000 यहीं लुढ़क गई। ये 2000 कैरी ऑन नहीं हुई हो क्या? यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं, हाँ, बट यहां से यहां, क्योंकि ये कोलिजन में एनर्जी चलेगी। इसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। यही तो बाद में इलास्टिक बोलोगे, यही तो बाद में क्या बोलोगे यार आवाज नहीं है? क्या बोलोगे? इलास्टिक। ये इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट प्रेसिपिटेशन इंपल्स सब एक साथ ही चलते हैं। छोटी छोटी बातें क्लियर करता, जो बोला चमका। इसलिए जब बच्चा लिखता है तो सही करता है गलत, ये गलत करता है क्योंकि वो उस एनर्जी को भूल जाता है जो रिलेटिव में उसे लिखनी थी। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही है जो मैंने करा। तो क्लैरिटी होनी। क्या यहां से यहां तक मोमेंटम कंजर्व? वो भी इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन इंपल्सिव, वरना वो भी नहीं कर सकता, शायद तेरे को इंपल्स से करना पड़ता फिर यार। हाँ ना बोल। बट यहां से यहां एनर्जी कंजर्व। कहां चली गई एनर्जी? इंटरनल एनर्जी में, हीट में या डिफॉर्मेशन में, वॉट एवर इट इज। आप में बुलेट घुसेगी तो आप में डिफॉर्मेशन आएगा ना, वो डिफॉर्मेशन में एनर्जी चली गई, हीट में चली गई, खून में चली गई, वॉट एवर इट इज, पर गई जरूर। कहता है जो बोला चमका। बट इसके बाद से लेकर यहां तक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से। पर ये इनिशियल लिख दोगे तो यार तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया। अब जैसे बताता हूं आपको होता क्या है। पता है सवाल कैसे आते हैं? लेट मी टेल यू। सिर्फ सुन यार, एक क्योंकि ना तो फ्रिक्शन इंपल्सिव है और ना स्प्रिंग इंपल्सिव है, दोनों इंपल्सिव। तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मोमेंटम, बट यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व है। अब बच्चे से पूछा जाए मैक्सिमम कंप्रेशन, तो बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं? वो यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। आप वो काम कर, आप कब से कब तक एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? तुम्हें चमका? अब इतने सवाल कहलाता है। मैं कह रहा हूं और टफ करना हो तो वर्टिकल लटका लो। अरे कैसे लटका लो? तो और टफ हो गया। बट कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी कि कहां पे मुझे लॉस है, कहां पे मुझे लॉस। क्लैरिटी। ये सवाल मैं करा नहीं रहा हूं आपको, सिर्फ समझना इस बात को जो मैं आपको कह रहा हूं। पता जो मैं अब तेरे को समझ में आया तो गलती क्या नहीं करेगा। क्या यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व है क्या? क्योंकि जब ये घुसी ना अंदर, हाँ पर मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व तो एनर्जी कंजर्व।
एक्चुअली जो हीट और साउंड में एनर्जी जाती है, मैं नहीं कह रहा जो कंजर्व नहीं, कहीं तो गई एनर्जी, बट उसकी कैलकुलेशन हमें पता वो हम नहीं कर सकते। वो हमारे थ्योरम से निकाल, क्यों में बटन बाय साउंड आ गया, बटन बाई आ गया, बटन में वो हमें नहीं निकाल सकते। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहां से क्या क्या निकाल सकते हैं। मान ले सवाल आएगा तो पहले आप यहां से यहां मोमेंटम कंजर्व करोगे, रफ्तार निकालोगे। आप कैसे निकालोगे? आप जो भी रफ्तार सीधी होगी लिखोगे 1 × v0 बराबर 5 × v। अब v आ जाएगा। अब क्या यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व है, बट यहां से यहां लॉस होगा, बोल होगा नहीं होगा, वर्क थ्योरम लगा नहीं यहां से यहां, तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर अब तू खुद सोच, मेरे लिए कोई बात नहीं। तू जो होते हैं बहुत सारे सवाल बनाता हूं, उन्हें खुश होते रहते, वाह क्या पढ़ा रहे हैं सर। अरे उसमें क्या है भाई, ऐसे लगा लिए, ब्लॉक लगा लिया, टेढ़ा लगा लो साला इंक्लाइन पे, बुलेट घुसा लो, ब्लॉक टकरा लो। अरे कर सकते नहीं कर सकते। क्लैरिटी सिर्फ इस बात की कि कब एनर्जी कंजर्व है, कब एनर्जी कंजर्व, और आपको पता होना चाहिए कब मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं और कब मोमेंटम कंजर्व। मान लो मैं इसी सवाल में बोल देता, सोच सिर्फ इसी सवाल में, सिर्फ सोचना, उतार मत कुछ भी, सिर्फ सुन सवाल कैसे बना रहे हैं, बाकी पूरे 2 लेक्चर निकाल सकता हूं मैं, टेंशन ही मत ले तू, सिर्फ सुन अच्छे से। मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसे बुलेट आई और टेक्निक डिच का 50 मीटर पर सेकंड से, क्या मोमेंटम इज कंजर्व? जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। इसलिए ऐसे सवाल तूने बहुत रेयरली शायद ही कभी देखे हों, टेढ़ा टकराने वाले ऐसे। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन दे देंगे तो इंपल्सिव है नहीं है। जब गोली ऐसे घुसेगी तो जो ये वाला नॉर्मल है N1, क्या ये भी इंपल्सिव हो जाएगा? तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव फ्रिक्शन हो जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा तो ओरिजिनल में मोमेंटम कंजर्व, तो बहुत सारा डेटा और देना पड़ेगा, तो फिर बहुत सारा डेटा आपको और देना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि वो भी आप नहीं निकाल सकते, बहुत लॉजिकली सोचोगे तो आप निकाल भी सकते हो, बट आप एक चीज सोचो, इसलिए ज्यादा पूछते नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता। मान लो जो मोमेंटम इसका था वो ग्राउंड ने तो खाया, किसने खाया? तो आपको इंपल्सिव फ्रिक्शन के बारे में तो मैं बताऊं, वो टिपिकल सिचुएशन भी कैसे सॉल्व करी जा सकती है। आप सिर्फ सोचे, उतारे नहीं। मान लो 4 kg वाला ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक लेते हैं इधर ध्यान से, ये देख, मान लो कि आपने ऐसे ले लिया, उतारो मत, कुछ भी उतारने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आप सिर्फ समझो। मान लो म्यू बराबर 0.5, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मान लो बुलेट आगे ऐसे अंदर घुस गई, मान लो एंगल 37 डिग्री है, जो भी था व्हाटएवर इट इज, इसका ये 1 kg थी, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो उसका मोमेंटम भी 10 था, कितना था? अब मान लो टाइम, आपको टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट दिया जाएगा, कितनी देर में बुलेट घुसी। अगर आपको दे दिया गया तो आप एन एवरेज निकाल सकते हो। कौन सी डायरेक्शन में? वाई में। किसमें? वाई में निकाल सकते हो। वाई में निकाल लोगे तो वाई से आने वाला जो फ्रिक्शन होगा, क्या वो भी म्यू इंटू एन से निकल आएगा? वो भी म्यू इंटू एन से। फिर वापस आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, कौन सी? इंटीग्रल एन डी टी बराबर चेंज इन मोमेंटम। इंटीग्रल एन डी टी बराबर, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा प्रोसीजर, हालांकि मैं कहता हूं इतना आता नहीं तुम्हारे लिए, सिर्फ सुन ले बस। मान लो मुझे बोल दिया जाए कि 10 है, कितना है? 10। अब सोचो तो इस 10 का इधर मोमेंटम कितना है? वाई में, ऐसे 10 है ना, मेरे को एंगल बता देना बस थोड़ा सा, ये 37 है ना, इधर कितना है रे? 8, इधर कितना है रे? 6। रिलेटिव में 6 0 हो गया, रिलेटिव में ये 6 0 करा किसने? वाई ने। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो रिलेटिव में ऐसे बोलो, और मान लो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया जाए पॉइंट ऑफ 0.01, मान लो ऐसे 10⁻⁻⁴, तो रियलिटी में किसमें? रियलिटी में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको ऐसा चमकेगा कि इंटीग्रल NY dt, ये इंपल्स लिखी है मैं, क्या लिखी है? इंटीग्रल NY dt इक्वल्स टू चेंज इन फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मान लो, मैं ऐसे मानने की नहीं उछला, फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल माइनस ऑफ -6, तो NY की वैल्यू कितनी आई? 6 × 10⁴। बोलो सही है यार, आवाज नहीं आई। ये NY ने फ्रिक्शन को कर दिया इधर, कितना? म्यू है, मतलब 3 × 10⁴। अब इस ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल पे देख, मोमेंटम कंजर्व नहीं, पर इक्वेशन ऑफ वो लगाई जा सकती है, क्या चीज? जो फ्रिक्शन ने लगाया, किसने लगाया? फ्रिक्शन। यार नहीं आया। जो फ्रिक्शन का नेट फोर्स इस पे बचा, किस पे बचा? सिस्टम पे, जो पूरा ब्लॉक पे आया, म्यू इंटू NY, म्यू इंटू, अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो जो म्यू इंटू NY है वो इस 4 kg की रफ्तार, 4 और जो भी आप 1 kg ले रहे हो 5 kg, उसकी रफ्तार जो पहले इधर की तरफ से उसको चेंज करेगा। बोल करेगा नहीं करेगा? अगर आप बुलेट पे देखो तो बुलेट पे रियलिटी में मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा टफ हो गया, इधर सुन, हाँ मुझे पता है,
मान लो इस बुलेट पे लगा n और ये कितना लगा, ध्यान से, ये n और ये n और ये भी एक n1, जिसे अपन ny बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे यार, हाँ ना बोल, असली में वो ny इन दोनों का समीशन निकाला था आपने। नहीं आज ही करेंगे, कल क्यों करेंगे? यस, पहली बात आपके लिए जितना जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं, सुनेगा। फ्रिक्शन इंपल्सिव है कि नहीं है? अगर फ्रिक्शन इंपल्सिव है तो आप आसानी, मतलब आप मोमेंटम कंजर्व, इसलिए आपसे सवाल नहीं पूछे जाते, इसलिए आपसे सवाल, बट ऐसा नहीं कि मैं पूछ नहीं सकता हूं, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। पहले तो जो मैंने लॉजिक बोला था वो समझ आया आप? यार सो मत प्लीज, हाँ ना बोल, पक्की बात। क्या ये समझ में आया कि यहाँ पे फ्रिक्शन इंपल्सिव वैसे मोमेंटम कंजर्व? बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूछ नहीं सकता हूं, पूछ में बहुत पूछ सकता हूं। अगर आप बहुत लॉजिकली सोचो तो इस बुलेट पे क्या लग रहा है, एन ऊपर, एन इस पे एन, बोलो क्लियर। उसकी रफ्तार रियलिटी में जो एन है उसके भी दो कंपोनेंट हैं, एक nx और एक, तो रियलिटी में nx ny लिए जाते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि बुलेट एकदम से घुसी फिर रफ्तार अटेन करी, इसलिए हम ऐसा जंक्शन लेते हैं। अब रियलिटी में आपको इंपल्स की इक्वेशन इस पे भी लिखनी पड़ेगी, इस पे भी y पे लिखनी पड़ेगी और इस पे x पे, इस पे भी x पे भी लिखनी पड़ेगी और y पे। ये ny आप कहां से लाओगे? क्योंकि आपको पता है कि जो बुलेट है उसकी इनिशियल रफ्तार कितनी थी, 6, कितनी थी, 6, या मोमेंटम 6 था। क्या उसमें कितना मोमेंटम लगा होगा तब वो 0 हुआ होगा? तो असली में आपने इसका कौन सा कंपोनेंट निकाल लिया, y वाला। कौन सा? वो यहां लगेगा और वो इसको बैलेंस करेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया था उसको। अरे यार, फिर उसी के कंपोनेंट, जब ये निकल गया, इसका ये वाला कंपोनेंट ny के बराबर है तो n निकल आया ना, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकल आया। क्या वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो ब्लॉक को धक्का मार रहा है? तो लिखोगे इंटीग्रल n dt बराबर n 4 इंटू बी, 4 इंटू, खैर हम करा ना, जब तो लिखा मैंने माइनस म्यू इंटू एन वाई, एन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस म्यू इंटू एन वाई। हाँ, इंपल्स लिखे हॉरिजॉन्टल में, जब हॉरिजॉन्टल में इंपल्स लिखोगे तो कौन कौन सी दो चीजें आएंगी, एक तो बुलेट ने जो एन लगाया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा, नहीं आया, तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए नॉर्मल केसेस में आपसे पूछा, आपसे नहीं पूछते, इसे इतनी चीजें करते ही नहीं। हाँ, नहीं, बॉडी पे भी लिख सकते हो, सिस्टम पे भी लिख सकते हो। हाँ, किस पे? इसमें तो मैंने इंपल्स लिखी ही नहीं। हाँ, मैं तेरे को पूरा लिख के देता, मेरे को फील आ जाएगी, रुक जाएगी। ध्यान सुनना, मान लो मैं तो इसे इंपल्स ही करूंगा, सब मुझे नहीं पता क्या है, बोलो क्लियर। तो 2 kg पे क्या लिखेगा, देख ये किसकी तरफ से n है, तो तू लिखेगा इंटीग्रल n dt बराबर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द 2 kg ब्लॉक, दैट इज, रियलिटी में n नहीं है, रियलिटी में n इंटू फ्रिक्शनल फोर्स है, बट n माइनस फ्रिक्शनल फोर्स है, बट रियलिटी में फ्रिक्शनल फोर्स, बोलो क्लियर। तो तू रियलिटी में क्या कर रहा है, इंटीग्रल n dt बराबर चेंज इन मोमेंटम, दैट इज 2 इंटू बी माइनस इन मोमेंटम 0। बुलेट के लिए क्या लिखेगा, n पीछे, तो लिखिएगा माइनस n dt बराबर चेंज इन मोमेंटम, दैट इज 0.5 v। यार सही कह रहा ना मैंने, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा ना, राइट में। हाँ, फाइनल मोमेंटम 0.5 v माइनस ऑफ 0.5 इंटू 100। अब चूंकि इसमें दोनों टर्म सेम है, चूंकि इसमें दोनों टर्म, यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल यार, चूंकि इसमें दोनों टर्म सेम, तो जोड़ोगे तो वापस वो इक्वेशन आएगी 2.5v बराबर ये। अरे यार, रियलिटी में इंपल्स की इक्वेशन है, 2 इंपल्स की इक्वेशन, जब इंपल्स कैंसिल आउट हो गई तो क्या कंजर्व हो गया, तो ये, पर सवाल टफ होता है जब ये ऐसा नहीं होता, जैसे कि इसमें ऐसे कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो मोमेंटम कंजर्व, तो रियलिटी में इंपल्स है बैक पे। आज जो मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ रहे हो, रियलिटी में इंपल्स का कैंसिलेशन है,
इंपल्स का क्या है? वो हमेशा होगा जरूरी, जब तक सवाल होता है तो नहीं होता। कराऊंगा अगले टाइम, टेंशन मतलब एकदम। थोड़ी थोड़ी बात समझ आई? कहानी अभी चालू हुई है, खत्म नहीं हुई बिल्कुल, अभी तो रिलेटिव में चालू हुई है। मतलब अब रिलेटिव में सवाल कराऊंगा, नेक्स्ट वन सुपर इंपॉर्टेंट है। कल कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ पढ़ाऊंगा। एक थोड़ा थोड़ा चमका, डर तो नहीं लगा एकदम? ये बात की फील आई एकदम? फुल क्लैरिटी अब? गुड। भगवान, टाइम हो गया।